5-7 दिन से एक बहुत चर्चा में चल रही है ये न्यूज़, और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल आपके एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होने के नाते, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी इस न्यूज़ को आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ है ये। आपके काम कहाँ आएगी, इथिक्स में बहुत काम आएगी, जहाँ पे इस प्रकार की केस स्टडी है, उन केस स्टडी को सोल्व करने में इस प्रकार की न्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पॉलिटी में पता होना चाहिए आपको। और मैं तो कहता हूँ एक जागरूक, एक अवेयर सिटीजन होने के नाते भी पता होना चाहिए क्या है, इसको विस्तार से समझेंगे। अपन जज नहीं बनेंगे, जो सूचना है उस सूचना को जैसी है उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। रितेश दैया गुड मॉर्निंग, पूनम सिलाइज गुड मॉर्निंग, राधा सैनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये न्यूज़ देखते हैं अपन क्या है। देखो ये काफ़ी सारी जो अखबार की कटिंग है, अलग अलग अखबार हैं उनकी कटिंग है, उनको मैंने एक जगह वो कलेक्शन किया था, उसके बाद में बताया था कि बिल्किस बानो केस 5 फ्रॉम बीजेपी इन 10 मेंबर पैनल दैट बैक्ड कन्विक्ट्स रिलीज, स्वीट्स हग्स फॉर रिलीज्ड कन्विक्ट्स ऑफ बिल्किस बानो गैंग रेप, वाही द 11 कन्विक्ट्स वर सेट फ्री, हत्यारों की रिहाई और मिठाई से जख्म हरे। अब आप ध्यान से सुनना कि ये न्यूज़ क्या है। देखो ये बात है 2002 की, 27 फरवरी 2002 की बात है कि जो अयोध्या के अंदर वर्तमान में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ से कुछ लोग जो गुजरात के हैं, वो लोग एक ट्रेन में और वापिस आ रहे थे, उनको कार सेवक कहते हैं, कार सेवा मतलब वहाँ पे जाके आए थे, उनको कार सेवक के नाम से जाना जाता है। वो लोग गुजरात पहुंचे थे गोधरा स्टेशन पे। गोधरा है वो गुजरात का एक दाहोद जिला है, उस दाहोद जिले के अंदर एक जगह है, वहाँ स्टेशन पे पहुंचे थे तो वहाँ पे उस जो ट्रेन है उसमें आग लगा दी गई थी, और आग लगाने की वजह से वहाँ पे 69 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, जल के मर गए थे वो, और उनके अंदर अधिकांश लोग हैं वो कार सेवक थे जो कि अयोध्या राम मंदिर है वहाँ पे उसको जो मंदिर बनाने के समर्थन में जाके आए थे। ये एक घटना थी। जैसे ही ये इतने सारे लोग मरे तो उसके मरने के बाद में और गुजरात के अंदर बहुत बड़े स्तर पे हिंदू मुसलमानों के मध्य दंगे शुरू हो गए थे, और वो लगभग पूरे गुजरात में हुए थे, और अब तक के बहुत बड़े मतलब जो दंगे हैं उनके अंदर शामिल है, और ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक के रूप में भी देखा जाता है। आगे घटना क्या होती है कि जैसे ये जो हिंदू वो आए थे उसके ट्रेन के अंदर, उनके अंदर आग लगाई थी ट्रेन में, और वो मरे थे, तो उसका रिपरकशंस ये हुआ था कि दोनों के मध्य दंगे स्टार्ट हुए। परिणाम ये हुआ कि जो दाहोद जिला है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था, क्योंकि उसी क्षेत्र में ये घटना हुई थी, और दाहोद का ही एक गांव था, और उस गांव के अंदर जो ये बिल्किस बानो हैं, ये महिला मुस्लिम महिला हैं, इनके परिवार के 17 लोग थे, और ये 17 लोग, उनको भी बहुत बड़ा डर था कि हमें कोई हिंदू संगठन आके मार देगा, तो वो उस गांव से बाहर चले गए थे खेतों की तरफ, और वहाँ पे कुछ लोगों ने उनका पीछा करते हुए और उन 17 लोगों को वहाँ पे पकड़ा था, और उनके अंदर से 17 में से जो इनके 11 लोग हैं, 11 नहीं थे, 7 लोग थे, 7 लोगों की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और जो ये बिल्किस बानो ये महिला है, उनका सामूहिक गैंग रेप किया गया था, ठीक है। और ये घटना होने के बाद में, ये घटना तो 27 जो फरवरी है उसके बाद की घटना है। उसके बाद जो ये बिल्किस बानो है, इनको जब होश आया तो ये नज़दीकी जो एक होमगार्ड है उसका सहयोग लिया था उन्होंने, जाके ये पूरी घटना बताई, तो उस होमगार्ड ने सहयोग करके और इनको लेके गए थे थाने में। थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इनके जो सबूत थे, इन्होंने जो भी सबूत दिए उनको मिटाने का प्रयास किया गया था, और इनको इनके साथ जो जांच है या जो भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसके अंदर कोऑर्डिनेट नहीं किया था, इनका सहयोग नहीं किया था, उल्टा उन्होंने इनका जो सबूत वगैरह है वो मिटाने का ही प्रयास किया गया था। लेकिन ये घटना नेशनल लेवल पर उस समय काफ़ी हाईलाइट हो गई थी, और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो स्वयं वहाँ पे जाके और इस घटना का संज्ञान लिया, और उन्होंने इस पे कार्रवाई जो करना है उसके लिए आदेश दिया था। उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली थी, और वहाँ पे बाद में पता चला आगे कि जो NHRC है, जो अपना ह्यूमन राइट कमीशन है राष्ट्रीय, उन्होंने इसके लिए सुझाव दिया, उन्होंने भी इसके लिए एक प्रपोजल रखा था कि इस जो केस है उसकी जांच है वो CBI को दी जानी चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस है उसमें भेदभाव के आरोप देखने को मिले थे। CBI ने इसकी जांच की थी, और CBI जो कोर्ट है वो भी गुजरात का कोर्ट है, उसने इसके ऊपर फैसला सुनाने के लिए नहीं दिया था, बल्कि बम्बई हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत जो बम्बई CBI कोर्ट है उसको इस फैसले के लिए
जिम्मेदार ठहराया था। अब सीबीआई जो कोर्ट है उसने 2008 में इस जो केस है उसके ऊपर फैसला दिया था और 11 लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास है उसकी सजा दी थी। ठीक है, ये घटना 2008 तक की है। अब 2008 की घटना के बाद जब उनको सजा हो गई थी पूरे आजीवन कारावास की, उसके बाद में 15 अगस्त 2022 की बात है कि जो 11 आरोपी थे, आरोपी नहीं थे बल्कि दोषी थे। आरोपी तो किसी पे आरोप लगाया जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो दोषी हो जाते हैं, और दोषी करार दे दिया था उस सीबीआई जो निचली अदालत है उस अदालत ने। अब उस अदालत ने उनको दोषी घोषित करने के बाद जो ये दोषी थे 11, उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने भी उनको बरकरार रखा था उसी फैसले को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी जो सजा थी उस सजा को बरकरार रखा था। तो बाद में इनको सजा मिल गई थी। 2022 15 अगस्त 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने फैसला दिया था कि ये जो 11 जो आरोपी हैं या दोषी हैं उन दोषियों को रिहा कर दिया था। तो अपन देखेंगे कि ये समिति इनको रिहा कैसे कर सकती है कोर्ट के द्वारा जो सजा दी गई है। ये समिति क्या है कि 1992 में गुजरात के अंदर एक कानून का निर्माण किया गया था और उसके अंदर प्रावधान किया गया था कि जो कैदी हैं उनके विभिन्न जो आचार व्यवहार या जो उनका जो भी कंडीशन है उस केस के आधार पे उनको सजा है वो कम कर सकते हैं वो समिति एक फैसला लेके, या उनको रिहा करवा सकती है कुछ टाइम के बाद में। ये एक कानून बनाया था, 1992 का कानून था। उस कानून के तहत ये जो समिति गठित की गई थी ये 10 लोगों की समिति थी और इस समिति के अंदर सदस्य थे वहाँ का जिला कलेक्टर था, वहाँ का 70 न्यायाधीश था और वहाँ के 2 जो विधायक थे, स्थानीय विधायक थे, वहाँ के पार्षद था और 2 सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो सामाजिक जो सोसाइटी हैं उनके समुदाय हैं उनके 2 लोग थे, कार्यकर्ता थे। ये सब मिलके इन्होंने फैसला लिया कि इनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। अब इसका बहुत बड़ा ये विवाद उत्पन्न हो रखा है कि बहुत सारे लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जो इनकी रिहाई की गई है 15 अगस्त 2022 को, उसकी आलोचना की जा रही है। अब वो आलोचना किस बेसिस पे की जा रही है वो सुनते हैं। अपन अपना जजमेंट देने से पहले जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनकी एक बार प्रतिक्रिया देखते हैं। शायद आपको पूरा केस एक बार पूरा समझ में आ गया होगा। देखो, इसके अंदर एक है डाइल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑन रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है सुजाता मनोर, ये है सुजाता मनोर। इन्होंने बोला है कि डाइल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है जो कानून का शासन है उसका उल्लंघन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रही हैं, महिला जज है सुजाता मनोर, और ये उस समय जो एनएचआरसी था अपना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग था, उसकी वो सदस्य रही थी जब 2002 के अंदर वो दंगे हुए थे और मानव अधिकार आयोग वहाँ पे गया था, उस समय ये उनकी सदस्य थी। उन्होंने बोला है कि रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ है। इसी के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये फैसला रेप के कानून का रेप होने जैसा है। ये बोला है बीबीसी से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बशीर अहमद खान हैं। उन्होंने बोला है जो पूर्व चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के, इस मामले में दोषियों की सजा माफी का फैसला रेप के कानून का रेप होने जैसा है, कि इस कानून का ही एक तरह से मतलब मजाक उड़ाया गया है। उनके मुताबिक ये फैसला दुर्भावनापूर्ण, अनुचित, प्रेरित, मनमाना और न्याय के सभी मानदंडों के विपरीत है। जस्टिस बशीर अहमद खान कहते हैं कि यह फैसला बदनीयत से दिया गया है। ये एक पक्षपाती निर्णय है क्योंकि निर्णय लेने के लिए गठित समिति में एक ही राजनीतिक दल के लोग हैं और ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जो उस पार्टी की सत्ताधारी सरकार के अधीनस्थ हैं। ये बात इन्होंने बोली है। बशीर अहमद ने बोला है कि जो ये समिति गठित की गई थी उसके अंदर जो लोग थे वो एक ही पार्टी से संबंधित थे। जैसा कि अपन ने बोला कि 2 विधायक थे, एक पार्षद था, वो बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसके सदस्य थे। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये किन्होंने बोला है? ये दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस RS सोडी हैं। इन्होंने बोला है इस फैसले को मनमाना बताते हुए कहते हैं कि सवाल यह है कि सजा माफी पर विचार करते वक्त किन बातों पर विचार किया गया। वो कहते हैं कि 14 साल जेल में बिताने से आपको केवल सजा माफी के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलता है, यह आपको छूट पाने का अधिकार नहीं देता है। सजा माफी मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। इस हिसाब से तो ये तो क्या बलात्कार के दोषी सभी लोग रिहाई के हकदार हैं। अगर न्याय को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता तो ये न्याय का मजाक है। यदि न्याय को अच्छे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता तो ये न्याय का एक तरह से मजाक किया जा रहा है। जस्टिस सोडी ने यह भी
ने यह भी इशारा किया कि इस मामले में पक्षपात की बू आ रही है, कि इसके अंदर क्या पक्षपात की बू आ रही है। साथ ही वो कहते हैं कि ये फैसला बिल्कुल मनमाना है और साफ है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए था। जब एक नीति है कि बलात्कारियों को सजा माफी नहीं दी जाती है, फिर भी उन्होंने बलात्कार के दोषियों को रिहा करने का फैसला दिया है। अब एक चीज और बताता हूं, जो ये कानून बनाया गया था गुजरात में, वो 1992 में बनाया गया था, लेकिन उस कानून को संशोधित करते हुए 2014 में एक नया कानून और बना दिया गया। उस कानून के अंतर्गत उन्होंने ये प्रावधान किया गया कि जो बलात्कार और जो हत्या के आरोपी हैं या दोषी हैं, उनको सजा नहीं, उनकी सजा है उसकी माफी नहीं की जा सकती। ये नया कानून बना दिया 2014 में। तो इनका ये आरोप है, जब नया कानून बना दिया गया 1992 वाला, तो बाद में 1992 वाला कानून है, उसके तहत सजा है वो माफी क्यों दी गई, इनका ये कहना है। दूसरा पक्ष में मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि जब घटना हुई थी 2002 के अंदर, जो बिल्किस बानो है उनके साथ में, उस समय कानून 1992 का था, तो तात्कालिक कानून है उसके अनुसार फैसला लिया जाता है, न कि 2014 वाले कानून के अनुसार। अर्थात 2008 के अंदर जब सजा सुनाई गई थी, उस समय भी 1992 का कानून है वो ही इंप्लीमेंट हो रहा था। इसलिए 1992 के कानून के तहत जो सजा रिहाई, जो उनको सजा है उसकी माफी की जो उनके प्रावधान थे, उसके तहत फैसला लिया गया और उनको माफी दी जा सकती। ये इनका प्रावधान था। उसके आगे देखते हैं अपन एक बार, कुछ और जज हैं उनको एक बार देखते हैं, उनका भी एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, जजेज का देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें मेंशन नहीं किया था। एक है इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गिरधर मालवीय। वो कहते हैं कि हमेशा से ऐसा रहा है कि बाद में लागू की गई नीति को वरीयता दी जाती है और पुरानी नीति को अनदेखा कर दिया जाता है, कि बाद में जो 2014 में कानून बनाया गया था उस नीति को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, न कि 1992 वाली नीति को। और ऐसा वो बोलते हैं कि हमेशा से ही ऐसा होता है। वो कहते हैं कि इस मामले में उसी पॉलिसी को देखा जाना चाहिए था जो आज लागू है, जो तो 2014 की पॉलिसी लागू होगी, न कि 1992 की। ये कौन कहते हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गिरधर मालविया कहते हैं। बाद में कमेटी पर पक्षपात का आरोप बेतु का, ये पक्ष है, इसके ऊपर तो अपन ने चर्चा कर ली कि ये बेतु का किस प्रकार से है। तो ये अपन ने पूरी घटना है, ये बिल्किस बानो वाली है, वो देखने का प्रयास किया था। जो पूर्व न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनके विचार देखने का प्रयास किया था, दोनों पक्ष देखने का प्रयास किया था। अब आप अपना दिमाग लगा के इस पे सोच सकते हो कि क्या ये फैसला सही है या गलत है। हालांकि एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि बिल्किस बानो केस 5 फ्रॉम बीजेपी इन 10 मेंबर पैनल दैट, देखो 10 सदस्यों की एक कमेटी थी। अब 10 सदस्यों की कमेटी थी, इसके अंदर कौन थे? 5 सदस्य हैं, वो बीजेपी के थे। अब बीजेपी पे ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? इस महिला है, वो तो सबके लिए सेम है, वो किसी भी पार्टी को महिला, ये हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले महिला है, एज ए महिला के रूप में देखा जाना चाहिए। वो टैग मत लगाओ आप किसी जाति धर्म का। तो इसमें क्या है कि जो बीजेपी के सदस्य हैं, 10 सदस्य कमेटी है उसके अंदर। अब बीजेपी पे बार बार ये फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब 2002 के अंदर दंगे हुए थे, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां पे सत्ताधारी दल बीजेपी था, और जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में नरेंद्र मोदी, वो वहां के मुख्यमंत्री थे, और उन पे काफी सारे आरोप भी लगे थे। और तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने भी जो ये उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी हैं, उनके ऊपर उनको सुझाव दिया था कि आप सब जनता के साथ, आपके राज्य की जनता है उनके साथ समान व्यवहार करें, भेदभाव ना करें। इस प्रकार का उन्होंने भी उनको स्टेटमेंट दिया था। और उन पे आरोप लगा था कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और बहुत सारी जो हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों को मार रही थी, तो उनको पुलिस प्रशासन ने उनको छूट दी गई थी कि उनको रोका ना जाए। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, ठीक है। अब ये समिति बनाई गई है, इसमें 5 सदस्य बीजेपी के हैं। तो देखो थोड़ा पक्षपात का तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, इसको कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो तो आगे समय बताएगा। 5 सदस्य बीजेपी के थे, दूसरी तरफ उसमें जिला कलेक्टर है और 7 न्यायाधीश हैं। देखो फैसला यदि एक ह्यूमैनिटी के तौर पे देखा जाए, यदि इसमें कोई भी मतलब राजनीतिक दल है उसकी तरफ से नहीं विचार रखते हुए अपन एक ऐसे इसमें देखें, तो गलत तो है ये फैसला जो कमेटी के द्वारा लिया गया है। इस फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक महिला के साथ जो ये अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार को आप सोच सकते हो, जो आपको मैं घटना बताई है, उस घटना के बाद इन लोगों को। दूसरी बात, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये 11 जो दोषी
इनको क्या किया है कि जैसे ये इनको बाहर निकाला, जेल से रिहा किया, उनके बाद इनको मिठाई खिलाई गई, इनको माला पहना गई, जैसे इन्होंने ओलंपिक से कोई मेडल लेके आए। और उसके बाद जो बीजेपी के सदस्य हैं, मानसिकता यहाँ पे देखी जा सकती है कि ये दो जो विधायक थे, उन विधायक में से एक विधायक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इतना वाहियात और इतना मतलब जो एक इंसान तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था उन्होंने उनके ऊपर। तो अब क्या बताऊं, उस स्टेटमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो। और जो इनके साथ जो हरकत की गई थी, ये जो दोषी हैं, ये कोई इनको मतलब इनाम सा दे रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तो ये अपना समाज किस दिशा में जा रहा है, इस पे एक विचार किया जाना चाहिए। तो आप सोचना इस पे क्या ये है। और आपको शायद ये जो पूरी घटना है उसके बारे में हर पक्ष मैंने बताया है, जो समिति है उसकी तरफ से भी पक्ष बताया, क्या कानून था क्या नहीं था। अब एक चीज़ लास्ट में बताता हूँ कि अब क्या हो सकता है इस चीज़ का। देखो, इसका ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जो ये बिल्किस बानो है ये विचार कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और न्यायिक समीक्षा के तहत जो इन दोषियों को रिहा किया है उनको वापस भी सजा दे सकता है। ऐसा हो सकता है आगे यदि ये कदम उठाते हैं बिल्किस बानो तो। ठीक है।